बंगाल चुनाव की सरगर्मी जो है और तेज हो गई है। सोचिए 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल, पुडुचेरी। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग होनी है 29 तारीख को। 4 मई को नतीजे आएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री ने डेरा जमा रखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने डेरा जमा रखा है। राजनाथ सिंह अब कह रहे हैं कि कोलकाता मुझे बुला रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मणिपुर भी हो आइएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बंगाल में अब क्या होने वाला है, तमिलनाडु में क्या होगा। बंगाल एकदम क्रूशियल है, मामला फंसा हुआ है और बीजेपी को लगता है कि पिछली बार वो सत्ता के करीब तक पहुंच गए थे, इस बार वो किला फतह कर लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसदों ने पाला बदला है, जनता नाराज दिख रही है। सोचिए हरभजन सिंह जो क्रिकेटर भी रहे हैं, उनकी इतनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उनके घर पर बाकायदा गद्दार लिख दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब वहां केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा दी है। वहीं राघव चड्ढा को लेकर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर, मतलब लगभग 20 लाख लोगों ने उनको इंस्टा पर फॉलो करना छोड़ दिया है। संजय सिंह ने बाकायदा उपराष्ट्रपति को कहा है कि इन सब की सदस्यता खत्म कर दी जाए, क्योंकि इन सब ने हमें धोखा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये सारे धन्ना सेठों को जो आपने राज्यसभा भेजा था, इसका क्या मतलब था। सोचिए झाड़ू छाप वोट लिया गरीबों का। अरविंद केजरीवाल लगातार राजनीति में अच्छा करने के बहाने आए थे, लेकिन अगर आप संजय सिंह को छोड़ दें तो वैचारिक रूप से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। हरभजन सिंह क्रिकेटर थे, लवली वाला बिजनेसमैन था, राघव चड्ढा का क्या लेना देना था। उसके बाद साहनी हो, गुप्ता हो, मित्तल हो, इन तमाम धन्ना 400 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ बड़े बड़े धन्ना सेठों को इन्होंने राज्यसभा भेजा। एक बात तो तय है कि आपको अगर बीजेपी से लड़ना है तो राजनीतिक रूप से आपको मजबूत वैचारिक लोगों को राज्यसभा भेजना पड़ेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर सोचिए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या एक आनंद कुमार थे जो जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे हैं, सामाजिक न्याय के बड़े पैरोकार हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि कुमार विश्वास कह रहे हैं कि इन सब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने नहीं भेजा क्योंकि उनको एक तेज तरार नेता नहीं चाहिए था। तो आज के डेट में अगर आप बात करें तेज तरार नेता की, जमीन से जुड़े नेता की, तो संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी में कोई दिख नहीं रहा है। तो जिन लोगों को भी पता नहीं अरविंद केजरीवाल कौन सी राजनीति बदलने आए थे, ये लोग सवाल कर रहे हैं। राघव चड्ढा से असहमति है लोगों की कि उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, गद्दारी की है, उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं। वहीं तमाम लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इन धन्ना सेठों को लाया तो समय पर वो तो क्या करेंगे। इनकम टैक्स की रेट पड़ी मित्तल के यहाँ, उन्होंने पाला बदल लिया। स्वाति मालीवाल ने भी अब पाला बदल लिया है। तो चलिए ये राजनीति में उठापटक चलता रहता है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं जब बीजेपी ने इस तरह से एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। इसी तरह के मामले को ऑपरेशन कमल कहा जाता है। कांग्रेस बार बार टूटी है, मध्य प्रदेश में टूटी है, कर्नाटक में टूटी है, गोवा में टूटी है। वहीं बीजेपी के जो अलायंस पार्टियां हैं उनका भी कमजोर होने का कहानी, शिवसेना भी टूटी, एनसीपी भी, शरद पवार भी टूटी। तो ये सारे बीजेपी पर लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। लेकिन सवाल है कि जब आप कमजोर कड़ी को राजनीति में मौका देंगे, ये तमाम दलों के लिए एक सबक है कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, आपको संघर्ष वाला नेता राज्यसभा और लोकसभा में भेजना पड़ेगा। और ये काम खुद बीजेपी करती है। बीजेपी में तरक्की की गारंटी है कि आप कितने बड़े रोड पर खाक छानने वाले नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी से एक बड़ी गलती तो हुई है, देखते हैं आगे किस तरह से राजनीति बदलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी से लड़ने के लिए आपको कोई डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से लैस आदमी चाहिए, सोशल जस्टिस लालू यादव चाहिए। बीजेपी से कौन लोग लड़ रहे हैं? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव लड़े, अब उनके बेटे अखिलेश लड़ रहे हैं, लालू यादव लड़े, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, शिबू सोरेन लड़े, अब उनके बेटे हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। मायावती जी लगातार एक मजबूत आवाज़ बनी हुई है। जो लोग प्लान बी कहते हैं उनको बी टीम कहते थे। सोचिए दूसरी पार्टी के तो पूरा का पूरा पार्टी उठ के चला जा रहा है। तो खैर राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन सोचिए कि राघव चड्ढा की बड़ी फैन फॉलोइंग जो वो घट गई है और तमाम उनके सांसद जो पाला बदला है
उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सब अमीर लोग थे, और अरविंद केजरीवाल ने इनका बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सवाल है कि ऐसे अमीर लोगों को संसद में क्यों भेजा था, क्या मतलब था? क्या ये पार्टी के लिए काम कर रहे थे? क्या इसलिए इनको संसद भेजा गया कि ये सब अमीर थे? संजय सिंह के अलावा और कोई कैडर बेस नेता उनके पास अब नहीं बचा है जो राज्यसभा में हो उनके पाले में। वही लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग कहाँ हैं उसमें? झाड़ू छाप है तो वाल्मीकि समाज के लोग कहाँ हैं? ये भी बड़ा सवाल उनसे पूछा जा रहा है। बात अगर मीडिया की करें तो सोचिए, दो खबरें हैं। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो रही है, अवैध मॉल, अवैध दुकानों पर, ऐसा कहा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। उसकी खबरें रोज चलती है, क्योंकि वहाँ जनरल कैटेगरी के जो पीड़ित परिवार है वो भी पीड़ित हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बना रखी है, करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, उनके टीवी अखबार दिखाने वाले हैं। लेकिन सोचिए, केन बेतवा को लेकर आदिवासी समाज के लोग पानी में घुसकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ। उड़ीसा में प्रदर्शन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये सब खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। इस तरह की खबरें देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा हंसराज मीणा के ट्विटर एक्स हैंडल पर, जहां वो लगातार आदिवासी समाज से और आदिवासी समाज की खबरों को वो दिखाते रहते हैं। तो सोचिए, टीवी अखबार में अभी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग नहीं हैं। नेशनल दस्तक की अपनी एक क्षमता है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम एक संस्थागत मीडिया हाउस नहीं है, इसलिए हम हजारों रिपोर्टर, सैकड़ों रिपोर्टर नहीं रख सकते हैं। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जितनी खबरें आप तक ला सकते हैं, जितनी खबरें हम बता सकते हैं, उतना हम बताने की कोशिश करें। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि किन एक्स हैंडल्स पर आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। तो आप जो हैं हंसराज मीणा सोशल एक्स पर बहुत एक्टिव है, उनकी खबरें आप देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं मीणा साहब, उनके खबरें आप देख सकते हैं। गंगा साहब मीणा के हैंडल पर भी देख सकते हैं। तो केन बेतवा के आसपास जो जमीन अधिग्रहण है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उड़ीसा में भी प्रदर्शन चल रहा है। तो आदिवासी समाज से जुड़ी खबरें उनके हैंडल पर आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो अभी एक और लगभग 35 एक्स हैंडल्स को सरकार ने पुलिस ने नोटिस दिया है। सोचिए, मामला उत्तराखंड के धार्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ अव्यवस्था हुई थी, उसको लेकर तमाम एक्स हैंडल्स ने खबरें चलाई थी, उसको लेकर सब लोगों को नोटिस दिया गया है। तो अब जो है वो सोशल मीडिया पर काम करना किसी खतरे से खाली नहीं है। जो अगर फूके आपने वो चले हमारे साथ वाली स्थिति है। तो कोई भी खबर जो है उसको आप देख, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र है, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। तमाम वो एक्स हैंडल्स टीवी अखबार के मुकाबले जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। नेशनल दस्तक को भी आप लगातार देख सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। लगातार देखिए, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, गुरुग्राम में भी तमाम जगह बड़े बड़े जो झुग्गियां हैं उनमें आग लग रहे हैं, लोग वहां बेघर हो रहे हैं। इस पर भी कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि तमाम वो खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सच्चा मीडिया की भी जिम्मेदारी उठा रहा है, बहुजन मीडिया की भी जिम्मेदारी उठा रहा है। वहीं लगातार देश भर में हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है। अब एक नया ट्रेंड आया है, जो ज़्यादा तगड़े तरीके से भक्त बने और जो ज़्यादा सरकार का हिमायती हो, अब लोग उसकी कुंडली खंगालने में लगे हैं। एक शख्स जो यूट्यूब चैनल चलाता था और वो लगातार हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खड़ा करता था, मुस्लिम समाज के खिलाफ आग उगलता था, उसके बारे में खबर पता चला है कि वो हत्या का दोषी था, मासूम बच्चों का दोषी था। ये वास्तविक कुछ नाम है। एक और शख्स जिसने ईसाई समाज को बकायदा हिंदू बनकर धमकाया था, ये भी शख्स अब गिरफ्तार है। अब ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और 10 साल से फर्जी तरीके से रह रहा था। तो अगर कोई लगातार सरकार के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करे, लगातार प्रो सरकार दिखे, तो समझिए कुछ दाल में काला है। क्योंकि पत्रकार का काम होता है, एक आम आदमी का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। सरकार चुनी गई है काम करने के लिए, सरकार की चापलूसी करना खबर नहीं है। अगर आप एक नागरिक है, सरकार अच्छा काम करती है तो देश तरक्की करेगा, अच्छी बात है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे काम है वॉच डॉग का काम करना, कुत्ते का काम करना। हमें भौंकना है अगर कुछ गलत होता है तो, किसी के साथ गलत होता है तो।
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अच्छा पत्रकार वही है जो भौंके, आपको बताए कि देखिए देश में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इस वजह से है। सरकार के आगे पीछे जो बात करे, अगर आपको सरकार के आगे पीछे वाली बात करने वाली चीजें अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि आप किसी जाति और धर्म के प्रभाव में हैं। सोचिए, अच्छा पत्रकार वही होता है, एक अच्छा नागरिक वही है जो सत्ता से सवाल पूछे, चाहे सत्ता किसी की रहे। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, कुछ असंवैधानिक हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है, लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी के जो खासकर मोटे मोटे मुद्दे हैं, स्कूल का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात भाईचारा रहे, सांप्रदायिकता ना हो, जातिवाद ना हो, और इन मुद्दों पर जो बेबाकी से नहीं बात कर रहा है, तो समझिए वो देश के साथ न्याय नहीं कर रहा है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम आपस में भाईचारा बढ़ेगा, हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ना छोड़ेंगे और देश में ज्ञान विज्ञान का महत्व आगे बढ़ेगा। अंधविश्वास, पाखंड और आस्था में मामूली फर्क है, एक महीन फर्क है, उसको समझना पड़ेगा। कई लोग हैं जो आस्था और अंधविश्वास फैलाकर लगातार तरक्की कर रहे हैं और समाज को पीछे धकेल रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।